ग्रेट लीडर, जो हमारे डायमंड हैं वैदिक गुरुकुल के, वैदिक के। तो मीनाक्षी मेहता जी, प्लीज आप अपने आप को अनम्यूट करें एंड अपनी जर्नी और ये सफर कहाँ से आपने शुरू किया और कैसा ये सफर रहा आज तक का। आगे अभी सफर बहुत लंबा है, तो मिलके चलेंगे। तो अब मीनाक्षी जी, जो हमारे वैदिक के डायमंड हैं, आज आपके साथ अपनी जर्नी शेयर करेंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच दी, थैंक यू सो मच। जय वैदिक, गुड मॉर्निंग वैदिक फैमिली। गुड सबसे मॉर्निंग। पहले मैं बहुत जबरदस्त विक्ट्री चाहूंगी वैदिक गुरुकुल के लिए। उसी के साथ मैं बहुत जबरदस्त विक्ट्री चाहूंगी वैदिक मैनेजमेंट भाई के सिंदुरिया जी के लिए, भाई रविंदर सिंह जी के लिए। और इसी के साथ बहुत ग्रेट ग्रेट विक्ट्री मैं चाहूंगी दीदी सुखविंदर कौर गरेवाल जी के लिए, द कैप्टन ऑफ वैदिक, हमारी ग्रेट अपलाइन। दी आपका बहुत बहुत थैंक्स है कि आज आपने मुझे मौका दिया कि आज मैं अपनी लाइफ अपनी जर्नी को सभी के सामने रख पाऊं, और आपने इस काबिल बनाया, इसके लिए आपका बहुत बहुत थैंक्स दीदी। तो नाम की बात करें तो नाम मीनाक्षी, बेसिकली मैं जीरकपुर चंडीगढ़ से बिलोंग करती हूँ। और अगर मैं पहले की बात करूँ, अपने पास्ट की बात करूँ, तो मैं बहुत पुअर सी फैमिली से बिलोंग करती हूँ। अगर बर्थ की बात करें तो मेरा बर्थ जो है वो चंडीगढ़ के पास रोपड़ पड़ता है, रोपड़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर हुआ है। और मतलब बहुत ही पुअर फैमिली से बिलोंग करती हूँ। अगर फैमिली की बात करें तो मेरे चार भाई बहन हैं। और मेरे फादर साहब की डेथ उस टाइम हो गई थी, आज से लगभग 30-35 साल पहले, जब मेरी एज 3 से 4 साल की थी। तो आप समझ सकते हैं मेरे मम्मा बिल्कुल अनपढ़ हैं, मतलब पढ़े लिखे नहीं हैं। और एक अनपढ़ जो बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं हैं, चार चार बच्चे संभालना। मेरे सबसे बड़े जो दीदी थे उस टाइम वो मैट्रिक में थे, और मेरी तो शायद स्कूलिंग शुरू भी नहीं हुई थी जिस टाइम मतलब मेरे फादर साहब की डेथ हो गई थी। और आज से 30 35 साल पहले हार्ट अटैक से उनकी डेथ हुई, आप समझ सकते हैं। आज ये बीमारी सभी को पता है कि हार्ट अटैक है, उस टाइम हमें ये भी नहीं पता था कि ये हुआ क्या। तो मतलब हालात इतने बिगड़ते चले गए, बिगड़ते चले गए, मतलब जिम्मेदारियां जो आई मम्मा के ऊपर। तो मैंने देखा मम्मा को स्ट्रगल करते हुए पूरी लाइफ के अंदर, है ना। उन्होंने हमें पढ़ाने के लिए सबसे पहले स्ट्रगल किया, अपनी लाइफ को शुरू किया। मतलब दिहाड़ी मजदूरी जो वो कर सकते थे उन्होंने किया, बहुत टफ से हालात देखे। और आप समझ सकते हैं कि जब घर का बड़ा नहीं रहता, जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं, तो रिश्तेदारी जितनी भी बड़ी हो उस टाइम पता चलता है कि अपना कौन है और पराया कौन है ना। तो साथ धीरे धीरे छूटता चला गया। ये कह लीजिए कि रिश्तेदारी के नाम पे बहुत बड़ा परिवार था, लेकिन जब जरूरत पड़ती थी तो हमें सिर्फ हम चार लोग नजर आते थे। तो धीरे धीरे फैमिली के अंदर तकलीफों को देखा, हालातों को देखा, बड़ा होना शुरू मतलब हम बड़े हुए। मम्मा ने बड़ी मेहनत के साथ हमें पढ़ाना शुरू किया, बहुत बड़े मतलब ये नहीं कह सकते कि हमने बहुत बड़ी पढ़ाई की है, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि उस टाइम अगर सरकारी स्कूल में भी पढ़ा दिया तो बहुत बड़ी बात है। तो मतलब पढ़ना शुरू किया। एक ही चीज दिमाग में आती थी मम्मी की मेहनत को देखते हुए, मजदूरी को देखते हुए, कि नहीं ये लाइफ नहीं जीनी है, कुछ ना कुछ करना है। यस, हम सभी यही सोचते हैं यस। कि लाइफ के अंदर कुछ करना है, कुछ चेंजेस लाने हैं, लेकिन रास्ते हमें नहीं मिल पाते। ऐसा ही होता है जी, रास्ता नहीं मिल पाते कहीं भी। लेकिन चल रहे थे, लगातार चल रहे थे। अगर मैं दिहाड़ी की बात करूँ तो मेरे मम्मा ने, मुझे आज भी याद है, नट बनाने का काम आता है। 1 किलो के 2 रुपए मिलते थे नट बोल्ट बनाने का काम, शायद आप में से बहुत सारे लोग जानते भी होंगे। हमें याद है कि जिस टाइम हमने अपनी लाइफ की जर्नी शुरू की थी तो उस टाइम आटा 10 रुपए किलो आता था। और वो 5 किलो नट बनाते थे सुबह से शाम तक बैठ के, तो जाके 10 रुपए का आटा आता था। तो मतलब कहने का मतलब है कि वो हालात देखे हुए हैं, बद से बदतर हालात जिसको कहते हैं, 1 1 रुपए की वैल्यू, 10 10 रुपए की वैल्यू को समझा हुआ है। तो जब पढ़ रहे थे तो पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था, क्योंकि फोकस पढ़ाई नहीं था। हालात देख के फोकस शुरू से एक ही चीज के ऊपर था कि लाइफ में कुछ करना है, अपनी फैमिली को इस मतलब मतलब कह सकते हैं कि गरीबी के दलदल से बाहर निकालना है। तो चल रहे थे लगातार। पढ़ाई मेरी बहुत अच्छी नहीं हुई, मैट्रिक मैंने की, उसके बाद मुझे लगा कि नहीं मुझे फैमिली के लिए कुछ करना है। मैं आज भी याद करती हूँ उस दिन को, तो कभी हंसी आती है और कभी सोचते हैं कि कैसा है। 50 रुपए की ट्रेनिंग थी, गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइड की गई थी, जो मंदिर के अंदर सिलाई सिखाने का काम था। तो मैंने वो 50 रुपए देके गवर्नमेंट की तरफ से मंदिर में सिलाई सीखने का काम शुरू किया। मेरे मौसा जी थे, उनका बुटीक का काम था। और उन्होंने मतलब जो से कपड़े सिलते हैं, दीदी बहुत अच्छे से जानते हैं, तो वो कतरे बच जाती हैं, मतलब कपड़ा बच जाता है। तो मैं वो कपड़े लेकर आई सिलाई सीखने के लिए, मैंने मतलब वो करना शुरू किया। सॉरी, मतलब फ्रॉक्स बनाई मैंने। वो जब फ्रॉक बनाई तो वो फ्रॉक मम्मा ने मतलब सेल की। सॉरी चाहूंगी मैं इसके लिए। तो मतलब वो फ्रॉक सिलनी शुरू की और वो फ्रॉक से कमाई आई। तो मैट्रिक के अंदर मुझे एक चीज समझ आई कि यार सिलाई से पैसा आ सकता है। तो वो मैं फ्रॉक बनाती थी, कपड़े लेकर आते थे बचे हुए। तो वो फ्रॉक से मतलब काम शुरू किया। 30 रुपए 35 रुपए की वो फ्रॉक थी, जो मम्मा मतलब जाके सेल करते थे, राइट।
तो वो सेल करना जब शुरू किया तो मुझे एक चीज समझ आई कि पैसा आ सकता है। और जब पैसा आना शुरू किया तो फोकस पूरा पढ़ाई से हटा और सिलाई पे आ गया। तो सिलाई करनी शुरू की, मेरी मम्मा ने कुर्सियां बुनने का काम किया, कलर बनाने का काम किया, जर्नी चल रही थी लगातार। तो जब सिलाई का काम मैंने शुरू किया तो सिलाई के काम से थोड़ी थोड़ी इनकम आनी शुरू हो गई। और एक दिन ऐसा आया जब फैमिली के अंदर मेरी से बड़ी सिस्टर थी, उसकी शादी रखी गई। और आप समझ सकते हैं कि जब पढ़ाई बड़ी मुश्किल से हुई है तो शादी के लिए पैसा पॉसिबल नहीं था, राइट। तो हमारा घर था एक पंचकुला के अंदर ही, तो वो घर गिरवी रखा गया सिस्टर की शादी करने के लिए, सिर्फ 2 लाख रुपए में। सिस्टर की शादी हुई बड़े धूमधाम से। और जब 2 लाख रुपए में वो घर गिरवी रखा गया तो ये बात हुई थी कि आप पैसा कमाना, पैसा कमा के हमें थोड़ा थोड़ा करके वो दे देना, राइट। तो जिस दिन हमारी सिस्टर की शादी हो गई, महीना निकला, 2 महीने निकले, 6 महीने निकले, तो हमने उनसे पूछा कि आप हमें थोड़ा तो बताओ कि हमें मंथली कितना देना है, ये पैसा इंटरेस्ट का है, हमने गिरवी दिया है, हमें आपको ये पैसा कैसे चुकाना है। उन्होंने बोला कोई बात नहीं, हो जाएगा, आप कमाओ, कोई बात नहीं, दे देंगे। और हमें पता उस दिन लगा जब हमारा वो घर भी बिक गया, हमें पता ही नहीं था, उन्होंने बताया ही नहीं। और इनडायरेक्ट वो 2 लाख रुपए के अंदर हमारा घर चला गया। तो जहां वो थोड़ी ही बहुत पूंजी थी, छोटा सा घर हमारा था, वो घर भी बिका और वो घर हम किराए पे आ गए। और उस दिन जब हम किराए पे आए थे तो हमारा सामान ऐसे बिखरा हुआ था पूरा, और उसको सेट करने का दिल नहीं कर रहा था। तो उस टाइम दिमाग में बस एक ही चीज कही कि नहीं, पढ़ाई बहुत हो गई, अब पढ़ाई नहीं, अब कुछ करना है। तो फिर मैंने मार्केट में एक छोटी सी दुकान ली। और आप समझ सकते हैं उस टाइम 25,000 रुपए का लोन मिलता था, जो मतलब दिया जाता था काम करने के लिए सरकार की तरफ से, वो लोन लिया। उसके बाद मैंने अपना बुटीक शुरू किया। लेकिन जिस दिन बुटीक शुरू किया उसके बाद फिर पीछे मुड़ के नहीं देखा, दिमाग सिर्फ एक ही चीज कह रहा था कि कुछ नहीं करना है, इस दलदल से निकलना। क्योंकि पैसे से लोगों के हालात बदलते हुए देखे, पैसे से अपनों का मुंह मोड़ना देखा, पैसे की कमी की वजह से, पैसे से ये देखा कि कमी की वजह से क्या क्या लाइफ के अंदर सेक्रीफाइस करने पड़ते हैं। मतलब हर चीज अगर कुछ पॉसिबल हो सकती है तो पैसे से पॉसिबल हो सकती है। और दिमाग ने एक ही कमांड दी कि मुझे पैसा कमाना है। घर की जगह घर नहीं रहा, अगर रिश्तेदारों की बात करें तो रिश्तेदार नहीं रहे, अगर जरूरतें पूरी होने की बात करें तो जरूरतें पूरी होना बहुत दूर की बात है, गुजारा करना उस टाइम मुश्किल था। तो बस एक ही चीज की पैसा कमाना है। मैं बार बार एक शब्द बोल रही हूँ यहाँ पे, पैसा, क्योंकि बड़ी अच्छी बात कहते हैं दीदी। दीदी कहते हैं कि आज की डेट में पैसा भगवान नहीं है। लेकिन ये बहुत बड़ा सच है, ये बहुत बड़ा सच है कि आज की डेट में भगवान से कम भी नहीं है पैसा, राइट। तो पैसे की वैल्यू समझ आई, सिलाई करना शुरू किया। सुबह 4 बजे उठती थी, कटिंग करती थी, क्योंकि ये होता था कि ज्यादा से ज्यादा काम किया जाए और ज्यादा से ज्यादा इनकम आ सके। सुबह 4 बजे उठ के कटिंग करना, सुबह 9 बजे अपनी शॉप पे जाना, दिन रात मेहनत करनी, रात के 10-10 बजे तक, 11-11 बजे तक लगातार काम करना। हाँ ठीक है, काम करने से थोड़ा सा स्टेबल आना शुरू हुई लाइफ, यानी कि थोड़ा सा गुजारा होना शुरू हुआ, खर्चे थोड़े से, राशन का खर्चा, रेंट का खर्चा निकलना शुरू हुआ। लेकिन जरूरतें पूरी करना लाइफ नहीं होती, ये चीज समझ आ चुकी थी। सेक्रीफाइस करते करते 10 साल, 12 साल, 15 साल, वो सेक्रीफाइस की लाइफ जीते जीते मतलब दिल के अंदर एक कसक थी कि नहीं, मुझे कुछ बड़ा करना है। एटलीस्ट मम्मा ने जो हमें पाल पोस के बड़ा किए, इतनी मेहनत की है, कम से कम उनकी लाइफ को स्टेबल पे लेके आना है। तो दिन रात मेहनत करी, सुबह से लेकर रात तक काम करते थे। सीजन आता था, आप समझ सकते हैं, करवा चौथ आता था, रक्षाबंधन आता था। सीजन के टाइम पे टेलर का, दीदी बड़ी अच्छी बात कहते हैं कि मतलब सिलाई का जो काम है उसमें बंदा भूखा मरता नहीं और तरक्की कभी करता नहीं। हाँ जी, ऐसा ही है। बिल्कुल तो 100%। भूखे मर नहीं रहे थे और तरक्की कर नहीं रहे थे, गुजारा चल रहा था। सीजन के टाइम पे 12-12 बजे तक आधा शटर दुकान का मैंने ऑफ करना, मतलब दुकान का शटर ऑफ है, आधा लाइट अंदर चल रही है और मैं काम कर रही हूँ। अपने लिए हमेशा सूट लेके आती थी कि भाई सूट सिलेंगे, नया त्योहार के अंदर पहनेंगे, लेकिन अपने सूट की बारी कभी नहीं आई। तो 8 साल लगातार दिन रात मेहनत करी और चलते चले जा रहे थे, मेहनत कर रहे थे। मतलब जिंदगी जैसे मशीन होती है ना, मशीन, वो मशीन जरूर बन गई थी। लाइफ के अंदर ना कोई इंजॉयमेंट था, ना मतलब लाइफ नहीं थी, लाइफ स्टाइल नहीं था, कुछ भी नहीं था, बस चल रहे थे। और कहते हैं ना कि जब तड़प होती है आपके अंदर कुछ करने की तो परमात्मा साथ देता है। हाँ जी, यस। एग्री हैं आप सभी। साथ चाहिए आज मुझे आपका, आज बहुत सारी बातें करने का मन है आपसे। तो जब शिद्दत होती है तो परमात्मा साथ देता है। तो वो शिद्दत थी, वो तड़प थी। हमेशा जब भी परमात्मा के आगे माथा टेकते थे तो बस एक ही चीज अंदर से निकलती थी दिल से कि परमात्मा अब निकाल, बहुत हो गया। हाँ जी। तो जब ऐसे मतलब दुआ मांगते थे परमात्मा से, मेहनत करते थे, रास्ता ढूंढ रहे थे, तो उस समय के अंदर मैं एक
बार जबरदस्त विक्ट्री चाहूंगी परमात्मा के लिए। जिस भी परमात्मा अल्लाह ताला को, वाहिगुरु को, माता रानी को मानते हैं, मैं उनके लिए जबरदस्त विक्ट्री चाहूंगी, क्योंकि परमात्मा ने साथ दिया और परमात्मा ने मौका दिया। और मैं इस चीज में बहुत लक्की मानती हूँ खुद को, क्योंकि लोगों को मौके नहीं मिलते और मुझे मौका मिला। मतलब जब मौका मिलता है ना, तो वो हालात पीछे के सारे जितने भी हैं, ऐसा लगता है कि बस अब हमारी लाइफ आगे बढ़ने के लिए तैयार है। तो मैं बड़ी जबरदस्त यहाँ पे फिर से विक्ट्री चाहूंगी दीदी सुखविंदर कौर गरेवाल जी के लिए, बड़ी जबरदस्त विक्ट्री। कहते हैं ना कि परमात्मा खुद नहीं आता, पर वो अपना कोई रूप आपके पास पक्का भेजता है। तो वो परमात्मा के रूप में दीदी मेरे पास आए, और मैं बहुत लकी हूँ कि दीदी ने अपनी लिस्ट में मेरा नाम लिखा। क्योंकि आज अगर दीदी की लिस्ट में मेरा नाम नहीं होता, तो आज भी मैं वो 150 150 200 रुपए के सूट सिल रही होती। अगर मैं बुटीक की बात करूं, सूट सिलते हुए, हाँ मुझे पैसा मिला गुजारा करने लायक, लेकिन पैसे के साथ साथ बहुत सारी बीमारियां भी मिली। आप समझ सकते हैं कि जब लगातार आप मशीन पे झुक के काम करते हैं, मेरी पीठ का दर्द, बैक का दर्द, सर्वाइकल की प्रॉब्लम, लगातार एक ही जगह पे बैठे रहना, मुझे कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो गई क्योंकि घर जाती नहीं थी। और आप पता है कि काम करते हुए इंसान बिल्कुल भी अपने खाने पीने का ध्यान नहीं रखता। कॉन्स्टिपेशन की वजह से मुझे फेस पे ब्लैमिश की प्रॉब्लम हुई, बहुत सारी प्रॉब्लम। लेकिन उस घड़ी के अंदर मेरी लिस्ट में, मेरी दीदी की लिस्ट में मेरा नाम लिखा गया और मुझे कॉन्सेप्ट बताया गया। जब मुझे इस कॉन्सेप्ट को बताया गया तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। बाइक और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। एजुकेशन की बात करूं तो लटक लटक के, बहुत रुकते रुकते मैंने 12वीं पास की है, सरकारी स्कूल से, हिंदी मीडियम से। और आप समझ सकते हैं कि उस टाइम हिंदी मीडियम सरकारी स्कूल में एबीसीडी हमारी 6 में जाके शुरू होती थी। सिक लीव यस। की एप्लीकेशन लिखना हमारे लिए महाभारत हो जाता था। तो यस। पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं है। +2 है, लेकिन उसको आज की डेट में मैं बिल्कुल जीरो मानती हूँ, एक अनपढ़ के बराबर मानती हूँ। ना किसी से बोलने का ढंग पता था, ना एजुकेशन थी, ना नॉलेज थी, ना कोई मार्केटिंग का एक्सपीरियंस था, ना वक्त था, क्योंकि सुबह 9 बजे बुटीक पे जाने के बाद रात को 10 बजे वापस आने के बाद बिल्कुल भी वक्त नहीं मिलता था। और आप समझ सकते हैं उस टाइम हालात ये हो जाते थे कि बेड पे गए, कब नींद आई, कब सुबह हुई, कुछ पता नहीं लगता था। तो कुछ भी नहीं था मेरे पास, ना इस इंडस्ट्री की नॉलेज थी, ना मतलब कोई टेक्निक थी मेरे अंदर, ना मेरी एजुकेशन थी, कुछ भी नहीं था। लेकिन हाँ, एक चीज जरूर थी, मेरी जरूरत, मेरी जिद, कि मुझे इस सिस्टम से बाहर निकलना है। ये जो तंगी वाला चल रहा है जिंदगी के अंदर, हालात जो चल रहे हैं, ये जो मजबूरियां चल रही हैं, सिस्टर का की शादी पे जो वो घर बिकने की तकलीफ थी, वो वही समझ सकता है जिसका कभी मजबूरी में घर बिका यस। हो। वो वही समझ पाएगा उस तकलीफ को। जो तकलीफ अंदर थी, मेरे अंदर सिर्फ एक जज्बा था कि मुझे इससे बाहर निकलना है, एक जरूरत थी, इसके अलावा मेरे पास कुछ भी नहीं था, कुछ भी नॉलेज नहीं थी। तो उस टाइम जब मैंने दीदी से ये बात की कि मुझे कुछ नहीं आता दीदी, बट हाँ ये सिस्टम से मैं बाहर निकलना चाहती हूँ, तो दीदी ने एक ही चीज कही थी कि हालात आपके हैं, एजुकेशन हमारी होगी, तकलीफें आपकी हैं, पर साथ हमारा होगा, बस आपने साथ चलना है। तो उस बात के ऊपर मुझे हौसला हुआ कि यस, हो सकता है। मैंने इस सिस्टम को सीखना शुरू किया, मैंने चलना शुरू किया, मैंने साथ साथ जो जो बताया गया मैंने वो करना शुरू किया। तो क्या हुआ कि हालात धीरे धीरे बदलने शुरू हो गए। और आप समझ सकते हैं कि जब आदमी एक नए व्यापार को अपनाता है, तो उस समय उसको कुछ नहीं पता होता, कोई एजुकेशन नहीं होती उसके पास। नया व्यापार था, मेरे पूरे खानदान में किसी ने मतलब डायरेक्ट सेलिंग नहीं की थी, किसी ने भी इस फील्ड के अंदर नहीं गए थे। तो हालात थे, दो सिस्टर है, दो सिस्टर की मैरिज हो चुकी थी, जीजू हैं, और जब सर पे बाप का साया नहीं होता, तो आप समझ सकते हैं कि उस टाइम जो प्रेशर होता है। हमारे भाई जी बड़ी अच्छी बात कहते हैं कि खेड़े होते हैं हमारे जो जवाई रहते हैं, तो वो खेड़े साहब का बहुत बड़ा प्रेशर था हमारे सिर के ऊपर। तो जब इस फील्ड के अंदर आई, तो आप कहते हैं ना कि रुकावटें आती हैं, हम हमेशा कहते हैं कि दिक्कतें आती हैं, हम लेडीज हैं, हमें घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता, तकलीफ होती है, लोग बोलते हैं। तो ये सारी चीजें मैंने भी फेस की हैं। जिस दिन ये मतलब घर वालों को पता लगा था कि ये इसने फील्ड में जाना शुरू कर दिया है, लोगों से बातचीत करना शुरू कर दिया, तो मेरे घर में भी पूरी पंचायत लग गई थी। मुझे भी ये बोला गया कि किन धंधों में पड़ गई है। मुझे भी ये बोला गया कि अच्छी भली सिलाई का काम कर रही है, सिलाई का काम करते रहे, कोई जरूरत नहीं है तुझे बाहर निकलने की। मुझे भी ये रोका गया, मुझे भी बोला गया कि लोग हैं, कैसे लोगों में जाएगी, कुछ नहीं पता। ये बाद में, उस टाइम गुस्सा आता था, लेकिन जैसे जैसे मैं एजुकेशन में गई, मुझे बाद में बड़ा पेशेंस रखने के लिए मुझे दीदी ने, भाई जी ने मुझे बहुत बोला कि वक्त लगता है, थिंग्स टेक टाइम, वक्त लगता है हालात बदलने में, बस आपने डटे रहना है। तो उस हौसले के ऊपर मैं डटी रही। रोका मुझे भी गया था, टोका मुझे भी गया था, करेक्टर के ऊपर एलिगेशन मेरे भी लगे थे, लेकिन चलते गए और इस सफर में आगे बढ़ते चले गए। तो सबसे खास चीज मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगी, जिस दिन मैंने शुरू किया था मुझे कुछ भी नॉलेज नहीं थी, तो मुझे ये फॉर्मेट दिया गया था। हाँ जी।
ड्रीम लिस्ट और प्रोस्पेक्ट लिस्ट। मुझे बोला कुछ मत सोच, तू कुछ मत सोच, जो बताया जा रहा है सिर्फ तू उतना करना शुरू कर दे। मेरी लिस्ट मैंने बनाई, मेरे हाथ पकड़ के जैसे बच्चे को एबीसी सिखाया जाता है। मैं फिर से ग्रेट अप्रिशिएशन चाहूंगी दीदी सुखविंदर कौर गरेवाल जी के लिए। जैसे बच्चे को एबीसीडी सिखाई जाती है हाथ पकड़ के, मुझे ऐसे हाथ पकड़ के लिस्ट बनाना सिखाया गया। मुझे ड्रीम क्या होते हैं उस टाइम नहीं पता था। मुझे सिर्फ ये पता था जरूरतें पूरी करनी है। मुझे सिर्फ ये पता था कि घर के हालात सही करने हैं, ड्रीम का तो दूर दूर तक नाम निशान नहीं था। तो ये ड्रीम लिस्ट बनाई गई। मुझे बताया गया कि सपने भी होते हैं, सपने पूरे भी किए जा सकते हैं। दिमाग छोटा था। कैसे कह सकती हूँ दिमाग छोटा था? क्योंकि उन्हीं छोटी छोटी जरूरतों को पूरा करने के अंदर भागते हैं। मुझे बताया गया कि इससे दिमाग से निकलकर अगर आप बड़े के बारे में सोचोगे तो बड़ा पूरा हो सकता है। तो ये लिस्ट बनाई, लिस्ट बना के आगे चलना शुरू किया। हालात थोड़े थोड़े सुधरने शुरू हुए बुटीक से, थोड़े थोड़े सुधरने शुरू हुए जब मैं इस प्लेटफॉर्म में आगे बढ़ी। और मैं एक जबरदस्त विक्ट्री चाहूंगी अगेन सबसे पहले दीदी के लिए। क्योंकि कहते हैं ना कि कोई आता है रास्ता पकड़ाता है, और जब वो रास्ता पकड़ा रहा होता है, जब वो साथ दे रहा होता है, तो शक आ जाता है दिमाग पे, पता नहीं हो पाएगा कि नहीं, पता नहीं हम कर पाएंगे कि नहीं, पता नहीं हम जो डायरेक्शन पे चल रहे हैं वो हो भी पाएगा, सही भी है कि नहीं। तो मेरे अंदर भी सवाल थे, मेरे अंदर भी डर था। मैंने भी लिस्ट बनाई। और लिस्ट बना के जब मुझे बोला गया कि इसको अपनों से अपनों तक पहुंचाना है, आपने लोगों को बताना है, तो मैंने भी लोगों को बताना शुरू किया। सबसे पहले हमारी लिस्ट के अंदर हमारे रिश्तेदार आते हैं, हमारा फ्रेंड सर्कल आता है। मैंने भी अपने लिस्ट के अंदर अपने रिश्तेदारों के नाम लिखे, अपने फ्रेंड सर्कल के नाम लिखे। मुझे भी पूरा यकीन था कि मेरे इतने बुरे हालात देख के मेरे अपने मेरा साथ देंगे। मुझे पूरा यकीन था कि जब मैं ये बिजनेस के बारे में औरों को बताऊंगी, लोगों को बताऊंगी, तो लोग मानेंगे। लेकिन जिस दिन मैंने फर्स्ट प्रेजेंटेशन यहाँ पे अपने सीनियर के साथ देनी शुरू की, तो पहले बंदे ने, जिसका मुझे पूरा भरोसा था, उसने मना किया। और जब फर्स्ट बंदे ने मुझे मना किया कि नहीं ये मैं नहीं कर सकता, काम बहुत अच्छा है, किसी ने ये नहीं बोला कि काम बुरा है, ये बोला कि काम बहुत अच्छा है पर सॉरी मैं नहीं कर सकता, तो हौसला टगमगाना शुरू हो गया। दिल के अंदर जो डर था वो डर बढ़ना शुरू हो गया कि कहीं मैं सही रास्ते पे भी हूं कि नहीं। फिर मैंने दीदी से पूछा, फिर मैं अपनी अपलाइन के पास गई। मैंने पूछा कि दीदी मना कर रहे हैं लोग, क्या करूं? तो दीदी ने एक ही चीज बोली कि लिस्ट का एक ही फॉर्मूला है, ए से जेड तक जाना है। मना मुझे भी किया गया था, मेरा भी बुटीक ही था, मेरे भी हालात आप ही की तरह खराब थे। तो मुझे एक चीज समझ आई कि अगर दीदी के भी हालात मेरी तरह खराब थे, दीदी भी सिलाई का काम करते थे, और दीदी इस व्यापार से आगे बढ़ गए हैं, तो नेचुरल सी बात है कि मैं भी आगे बढ़ जाऊंगी। वो हौसला दिया गया। हम क्या करते हैं, हम जब भी कुछ हो जाता है हम अपने अंदर ही, मतलब कोई मना कर देता है हम घर पे बैठ जाते हैं, हम डर जाते हैं, हम बातचीत नहीं करते। यहाँ पे मैं बताना चाहूंगी कि हमें बातचीत करनी है अपने सीनियर से। हमें पूछना है, अगर हमें अंदर कोई भी दिक्कत आ रही है, कोई भी परेशानी आ रही है, हमें पूछना है कि ऐसा कैसे होगा। मैंने पूछा, मुझे सोल्यूशन मिला। मुझे एक ही चीज बताई गई कि कुछ मत सोचो, ए से लेकर जेड तक शुरू हो जाओ। लिस्ट का एक ही फॉर्मूला है, पहले से लेकर आखिरी नंबर तक चलना है। मैंने दूसरे को प्रेजेंटेशन दी, मैंने तीसरे को प्रेजेंटेशन दी। मुझे कुछ ने हाँ बोला, कुछ ने ना बोला, लेकिन चलते चले गए, चलते चले गए। 15-16 कॉन्टेक्ट्स के बाद जाकर मुझे किसी ने एक ने हाँ बोली। जब वो पहली हाँ आई तो विश्वास हुआ। हाँ जी, पहली हाँ के बाद। लेकिन एक ही चीज, ये मेरा हौसला नहीं है, ये मेरी ताकत नहीं है, ये मेरी पावर नहीं है। मैं यहाँ पे फिर अप्रिशिएशन चाहूंगी मेरी अपलाइन के लिए, जिन्होंने मुझे हौसला दिया, जिन्होंने मेरा हौसला टूटने नहीं दिया, जिन्होंने एक ही चीज बोली कि करते चले जा पुत्र, करते चले जा, कामयाबी पक्का मिलेगी। क्योंकि हम इसी रास्ते पे चल के कामयाब हुए हैं। कहते हैं ना कि भाई जी का बड़ा अच्छा भाई बोलते हैं कि सफलता जो होती है वो दर्द की कोख से पैदा होती है, थाली में परोस के किसी को भी नहीं यस। मिलती। तो हमें भी थाली में परोस के नहीं मिली, हमने भी उसी पाथ को अपनाया जिस पाथ के लिए आज गाइड करते हैं। तो चलते चले गए। और मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट, मुझे बताया गया कि सिस्टम को फॉलो करना होता है, हमें 1-to-1 के साथ साथ ओपन मीटिंग, होम मीटिंग, एलडीपी में जाना होता है। तो पहली बार जब मुझे एलडीपी में लेके जाया गया, पहली बार जब मुझे मौका मिला एलडीपी में जाने का, मुझे एक ही चीज बताई थी दीदी ने कि बस गाड़ी में बैठो चल दो। तो सवाल आता है कि कहाँ जाना है। हाँ जी, पूछते हैं ना हम अपनी अपलाइन से कि कहाँ जाना है। तो एक ही चीज बोली गई थी, कहाँ जाना है ये मत पूछो, कहाँ तक आपको आगे अचीवमेंट में जाना है सिर्फ ये पूछो, मैं कहाँ लेके जा रही हूँ ये नहीं पूछना। तो मुझे जब पहली बार मौका मिला एलडीपी में जाने का, और मैं ग्रेट अप्रिशिएशन चाहूंगी उस ग्रेट पर्सनालिटी के लिए जिनको मुझे पहली बार सुनने का मौका मिला। जबरदस्त अप्रिशिएशन विक्ट्री के साथ मुकेश भाई जी के लिए, सिंदुरिया भाई जी के लिए। जब मैंने उनको पहली बार एलडीपी में सुना था, वो बोलते जा रहे थे और मैं सुन रही थी, और यकीन मानिएगा मेरी पूरी लाइफ बैक फ्लैश की तरह मेरी आंखों के आगे चल रही थी। जब वो बोल रहे थे तो मुझे ऐसा लग रहा था कि ये मेरे बारे में ही है।
जब उन्होंने हालात की बात की तो मुझे लगा कि मेरे ही हालात की बात हो रही है। जब उन्होंने बताया कि वो खुद कैसे उस हालात से निकले तो मुझे लग रहा था कि अगर भाई निकल सकते हैं तो मैं भी निकल सकती हूँ। जब मैं उनसे मिली, जो हौसला उनसे मुझे मिला, मैं ये दिल से कहना चाहूंगी, रिश्तेदारों के चेहरे बदलते हुए देखे हैं। जब हालात पड़े थे, जब 10-10 रुपए की वैल्यू पता चल रही थी, जब खाने के लिए घर में आटा नहीं होता था ना, तो कई बार रिश्तेदार घर भी नहीं आते थे। और कई बार मुझे आज भी याद है, जब हम मतलब पापा की डेथ हुई, और उस टाइम आप पंजाब का माहौल, आज से 30 साल 35 साल पहले, उस टाइम कर्फ्यू का टाइम चल रहा था। उग्रवाद का टाइम था उस टाइम पे। और मेरी जो सबसे बड़ी सिस्टर थी, हम 3 बहनें हैं, मेरी जो सबसे बड़ी सिस्टर थी वो मैट्रिक में थी, और मम्मा को एक ही डर था कि अब मैं अकेली कैसे संभालूंगी। तो उस टाइम हम रोपड़ से बेच के जब जीरकपुर में आए थे तो घर ढूंढ रहे थे। और हम, अपने नाम नहीं लेना चाहूंगी मैं, लेकिन हम अपने एक बिल्कुल खास सगे रिलेटिव के घर पे एक हफ्ता के लिए रुके थे। और उस एक हफ्ते के अंदर पापा की डेथ हुए अभी कुछ ही दिन हुए थे, मम्मा बताते हैं कि उन्होंने ये कह दिया था कि अगर आपको ज्यादा दिन रुकना है तो अपना दूध और राशन लगवा लो। मतलब कि हम आपका खर्चा नहीं उठा सकते, आप अपना दूध का खर्चा लगवा लो। तो वो वक्त देखा हुआ है, वो हालात देखे हुए हैं। तो उन हालातों के अंदर जब निकलना शुरू किए, जब भाई ने बताया कि अपने कैसे मुंह मोड़ते हैं, तो वो समझ आया, वो तकलीफ दिल के अंदर अटैच हुई, मतलब टच हुई तकलीफ। मुझे लगा कि ये मेरी बात हो रही है। तो सबके बदलते हुए चेहरे मैंने देखे हुए थे, और जज्बा एक था कि मुझे कुछ करना है। तो उस टाइम जब उनसे मैं मिली और मैंने बताया कि हालात इतने बुरे हैं, तकलीफ है, लोग बात करते हैं, मेरे घर के मुझे रोकते हैं, मेरे घर के मुझे बोलते हैं कि कहाँ कहाँ जाती है, सुबह निकलती है रात को आती है। और शब्द मैच होते हैं क्योंकि हालात एक ही हैं। दीदी बड़ी अच्छी बात कहते हैं कि जब दीदी ने स्ट्रगल शुरू किया था तो लोग बोलते थे, जब बुटीक पे वो सामने वाला, आज भी मुझे याद है, दीदी बोलते थे कि कबाड़िया सामने वाला बैठा होता है, और वो तकलीफ देता था, बोलता था कि एक छोड़ के जाता है, एक लेके जाते हैं, और दो छोड़ के जाते हैं, अलग अलग लोग आते हैं। तो ये मुझे भी बोला गया था। जब हम मीटिंग में जाते हैं, सेमिनार में जाते हैं, सुबह निकलते हैं रात को आते हैं, मुझे भी बोला गया था कि कौन सा काम करने शुरू हो गई, जहां तो पैदल चलती थी आज गाड़ियों वाले छोड़ने आते हैं। वो तकलीफ आप समझ सकते हैं, मेरी एक एक बहन वो तकलीफ समझ सकती है। तो जब मैंने ये सारे हालात, ये सारी चीजें मैंने भाई से डिस्कस की, तो भाई ने मुझे एक ही बात बोली थी कि मीनाक्षी, कमल जो होता है वो कीचड़ में खिलता है। यस। हाँ जी, जो कमल होता है वो कीचड़ में खिलता है। अगर आज आपको तकलीफ दे रहे हैं लोग, तो आपको रुकना नहीं है। या तो लोग आप पे हंसेंगे, या एक दिन ऐसा आएगा जब आप अपनी अचीवमेंट दिखा दोगे, तो आप, उनकी हंसी सारी जिंदगी के लिए बंद हो जाएगी, लेकिन आप हंसोगे जिंदगी के अंदर। तो वो जो हौसला मिला उनसे, बड़े भाई, अगर मैं बात करूं, मेरा भाई है, मेरा सगा भाई है, मेरी बहनें हैं सगी, मेरे रिश्तेदार हैं, लेकिन यकीन मानिए, सगे भाई ने आज तक वो हौसला नहीं दिया जो भाई ने मुझे हौसला दिया। सगे भाई के पास जाकर हम वो फील नहीं कर पाते जो मुझे भाई ने फील दिया। मतलब आज भी मैं, जब कोई भी तकलीफ होती है, मैं एक कॉल उनको लगाती हूँ, आज भी मैं जब उनके पास बैठती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि बस मेरी सारी मुश्किलें हल हो गई। कारण क्या है कि वो तकलीफ को दिल से समझते हैं, और वो दिल से निकली हुई तकलीफ का जो सोल्यूशन हमें मिलता है, वो सोल्यूशन जिंदगी में कोई नहीं दे सकता। परमात्मा दे सकता है, लेकिन परमात्मा हमारे सामने आके बताता नहीं है। यस। लेकिन जब वो बोलते हैं तो बिल्कुल वो तकलीफ से ऐसे निकाल के ले जाते हैं, हमें पता ही नहीं चलता। तो जब मैं उनके पास गई, मुझे हौसला मिला, जब मैंने वो विचार सुने, मैंने वो सारी एजुकेशन सिस्टम को फॉलो किया जो उन्होंने बताया, तो धीरे 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 उस दिक्कत से निकलना शुरू हो गए। एलडीपी से मुझे, सिर्फ मैं पैसे की बात यहाँ नहीं करूंगी, बिल्कुल भी नहीं करूंगी। दीदी बड़ी अच्छी बात कहते हैं, पैसा बाय प्रोडक्ट है, वो आएगा साथ साथ। एलडीपी ने मुझे संस्कार सिखाए। आज के टाइम में हम देखते हैं कि बच्चे बड़ों की बात नहीं सुन रहे, सर अपनी लाइफ में बिजी हैं, कोई जिम्मेदारी का एहसास नहीं है। एलडीपी ने मुझे जिम्मेदार बनाया। एलडीपी ने मुझे सिखाया कि अपनों के लिए जिंदगी जीना क्या होता है, अपनों के साथ काम करना क्या होता है। जहां मैं मतलब फील्ड में काम करते हुए जब मुझे टॉन्टिंग्स मिलती थी, जब मेरे अपने साथ नहीं देते थे, जहां मैं अपनों से दूर होती चली जा रही थी, वही भाई ने मुझे एक चीज सिखाई कि अपनों के साथ रह के कैसे किया जा सकता है। जहां मैं खुद की सोच से अपनों से दूर जा रही थी, जहां खुद की सोच से मेरे अंदर नेगेटिविटी आ रही थी, उन्होंने बिल्कुल मेरी नेगेटिविटी को ऐसे निकाल दिया। उन्होंने बोला कि अपनों के साथ काम करेंगे तो मजा आता है। तो उनकी एजुकेशन, दीदी की एजुकेशन आगे से आगे चलती चली गई। मुझे सिखाया गया यहाँ पे कि 1-to-1 कैसे किया जाता है। मुझे सिखाया गया कि होम मीटिंग कैसे दी जाती है। मुझे बताया गया यहाँ पे कि ओपन मीटिंग कैसे दी जाती है, नहीं तो मुझे कुछ नहीं आता था। अगर मैं आज यहाँ पे अचीवमेंट ले रही हूँ तो ये बिल्कुल भी मेरी
पावर नहीं है, ये सिस्टम की पावर है, ये मेरी अपलाइन की पावर है, ये मेरी मतलब एजुकेशन सिस्टम वैदिक गुरुकुल की पावर है। अगर हम यहाँ पे आगे बढ़ रहे हैं, मुझे इतना हौसला मिलता है। जहां मैं डरी डरी रहती थी, जहां मैं किसी से बात भी नहीं करती थी, जहां मुझे एक तकलीफ मेरे सामने आती थी और मैं बिल्कुल पीछे, जैसे होता है ना वो चूहे की तरह मतलब छुप जाना, दिल में छुप जाना कि यार तकलीफ आ गई, बहुत बड़ा पहाड़ आ गया, मुझे वैदिक ने, मुझे वैदिक गुरुकुल ने, मुझे भाई जी की एजुकेशन ने, मुझे दीदी की एजुकेशन ने आज सिर्फ पैसा कमाना नहीं सिखाया, आज मुझे हौसला दिया है। हौसला कैसा, आज कोई भी तकलीफ सामने आती है ना, मतलब शेर की तरह सामने कहते हैं कि आजा आण दे। मतलब वो जो हौसला है वो कहीं नहीं मिल सकता, है ना। तो मतलब पहले जहां डर जाते थे, अब तो कहते हैं कि आ जाओ। तकलीफ जितनी आती है वो हमें उतना पक्का करती है, लेकिन ये पहले नहीं पता था। ये कब पता चला, जब हम एजुकेशन से जुड़े, जब हम सिस्टम से जुड़े, तो मैंने धीरे धीरे सीखना शुरू किया। सीखने के साथ साथ मैंने अपनी पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे बहुत जोर दिया। बात कैसे करनी है, मुझे कल्चर सिखाया गया, कपड़े कैसे पहनने हैं, लोगों के सामने प्रेजेंट कैसे होना है। मुझे आज भी याद है, हो सकता है कि ये मुझे माँ ने भी ना सिखाया हो, भाई ने मुझे सिखाया कि दुपट्टा कैसे ओढ़ना है। हाँ जी, जब आप प्रेजेंटेशन के लिए किसी के सामने प्रेजेंट हो रहे हैं, आपने बैठना कैसे है, आपने बातचीत कैसे करनी है। तो ये सारा कुछ सीखते चले गए, सीखते चले गए। और एक बार फिर से मैं जबरदस्त अप्रिशिएशन चाहूंगी यहाँ पे, ग्रेट अप्रिशिएशन दीदी सुखविंदर कौर गरेवाल जी के लिए। क्योंकि वो मौका जब दीदी ने मुझे बोला था कि चल बेटा अंबाला ऑफिस चलना है, तो मैंने पूछा दीदी से कि क्या करने चलना है। दीदी ने मुझे बोला बस गाड़ी में बैठ। दीदी ने मुझे फिर याद करवाया कि पूछना नहीं है, पूछना सिर्फ ये है कि अचीवमेंट कहाँ लेनी है, अचीवमेंट कहाँ तक पहुंचना है, लेनी कैसे है। तो कहाँ लेके जा रही हूँ ये नहीं पूछना। दीदी मुझे अम्बाला ऑफिस लेके गई। और यकीन मानिए आप सभी, मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी, आप जितने भी लोग हैं एक बार अम्बाला ऑफिस जरूर जाइएगा। क्योंकि जब आप जुड़ेंगे ना ऑफिस के साथ, जब आप मैनेजमेंट के साथ जुड़ेंगे, जब आप वैदिक गुरुकुल के साथ जुड़ेंगे, जब आप सिस्टम के साथ जुड़ेंगे, तो ये आपको हौसला देगा। और अगर जीता जा सकता है ना कुछ, तो सिर्फ हौसले के साथ जीता जा सकता है। बड़ी अच्छी बात सिखाई जाती है एलडीपी के अंदर कि नॉलेज 1% भी होगी तो चल जाएगी, पर एक्साइटमेंट 99% चाहिए। तो वो जो एक्साइटमेंट और हौसला आता है ना, वो सिस्टम के साथ जुड़ के ही आता है। तो मुझे ऑफिस ले जाया गया जब जर्नी स्टार्ट हुई। ऑफिस में जाके मैं भाई जी से मिली। मैं दीदी दीदी ने मुझे फर्स्ट टाइम रविंदर भाई जी से मिलवाया। और एक बार जबरदस्त अप्रिशिएशन चाहूंगी मैं रविंदर भाई जी के लिए, जबरदस्त अप्रिशिएशन। जब मैं उन पर्सनालिटी से मिली, मैंने नाम सुना हुआ था, मैं बहुत बार सुन चुकी थी उनके बारे में, लेकिन जब मैं मिली, मैं हमेशा दीदी से एक बार कहती हूँ कि दीदी मैं बहुत मतलब, जिसको कहते हैं ना सादगी, मैं हमेशा बोलती हूँ कि दीदी मैं बहुत चिल्ला के बात नहीं कर सकती, मैं बहुत मतलब धीरे बात करती हूँ, मैं स्टेज पे वो परफॉर्मेंस नहीं देती, मैं मतलब बहुत ज्यादा मैं हाई फाई नहीं बोल पाती। तो दीदी मुझे हमेशा ये कहते हैं, और भाई जी मुझे हमेशा एक बात कहते हैं कि सादगी का अपना मजा होता है। तो मुझे लगता था कि जो अचीवर हैं वो मतलब बहुत हाई फाई प्रेजेंटेशन देते हैं, वही अचीवर बन पाते हैं। लेकिन जिस दिन मैं रविंदर जी भाई जी से मिली, तो उस दिन मतलब उन्होंने जिस सादगी से मुझे समझाया, हमें सभी, हम कुछ लोग गए थे, हम कुछ लीडर्स गए थे साथ में, तो हमें जब उन्होंने समझाया, उन्होंने जब प्रोडक्ट इनोवेशन के बारे में बताया, एक बार मैं जबरदस्त विक्ट्री चाहूंगी प्रोडक्ट इनोवेशन के लिए, अपने प्रोडक्ट्स के लिए। जब उन्होंने मुझे बताया ना कि प्रोडक्ट इनोवेट करने का मकसद क्या है। मेरे पापा जी की डेथ जो हुई थी वो हार्ट अटैक से हुई थी। मेरे फादर इन लॉ की जो डेथ हुई थी वो हार्ट अटैक से हुई थी। जब उन्होंने बताया ना कि उनकी फैमिली के अंदर जो ट्रेजेडीज हुई हैं, उन्होंने बताया कि उनके फादर साहब की डेथ हुई है कैंसर की वजह से, ब्रेन हेमरेज की वजह से उनके ब्रदर की डेथ हुई है, मम्मा की डेथ हुई है अस्थमा की वजह से। और ये प्रोडक्ट इनोवेट करने का रीजन भी यही है कि वो एक ही मकसद है उनका कि मेरी फैमिली चली गई, मेरी फैमिली में से लोग चले गए सेहत की वजह से, औरों की फैमिली में से नहीं जाने चाहिए। आप यकीन मानिए, जिस दिन वो मकसद मुझे समझ आया ना कि प्रोडक्ट इनोवेशन का पीछे का मकसद क्या है। मैं काम कर रही थी पैसा कमाने के लिए, मैं काम कर रही थी इनकम कमाने के लिए, लेकिन जब उनके मकसद के साथ अपना मकसद जुड़ा ना, तो एक बात समझ आई कि नहीं, ये सिर्फ कंपनी नहीं है, ये नेटवर्किंग नहीं है, ये सिर्फ पैसा कमाने का साधन नहीं है, ये एक मकसद है, ये एक मिशन है। ये एक मिशन है लोगों को हेल्दी करने का, ये एक मिशन है लोगों को वेल्दी करने का। जब भाई जी सुखविंदर कौर गरेवाल जी दीदी, जब रविंदर भाई जी ने अपनी लाइफ के बारे में बताया, उन्होंने बताया कि हम कोई चांदी का चम्मच लेके पैदा नहीं हुए थे, हमारे घर के हालात भी खराब थे, हमने भी वो घर के अंदर हर तकलीफ हर कमी देखी है। हमारा एक ही मकसद है कि जैसे हम इस इंडस्ट्री से आगे बढ़े हैं, जैसे हमने अपने सारे सपने पूरे किए हैं, जैसे हमारे घर में तकलीफें थी, हमारे घर में बीमारियां थी, ये प्रोडक्ट इनोवेट किए हैं, हमारा सिर्फ एक ही मकसद है कि हम अगर इस इंडस्ट्री से कामयाब हुए हैं, तो लोग भी कामयाब हों।
हमारा एक ही मकसद है कि अगर हमारे अपने चले गए बीमारियों की वजह से, तो किसी और के अपने ना जाएं। तो जब मकसद के साथ मकसद जुड़ता है ना, तो हौसला और बढ़ता है। और वाकई मकसद के साथ मकसद जुड़ा। उन्होंने कहा कि कुछ नहीं करना बच्चा, अपनों से अपनों तक पहुंचाना है। अगर आप चाहते हो कि आपके अपने भी तंगी से, गरीबी से बाहर निकले, तो ये बिजनेस उनके पास लेके जाओ जिनको आप प्यार करते हो। अगर आप ये चाहते हो ना कि आपकी फैमिली बीमारियों के साथ चले गई, अगर आप चाहते हो कि आपके फादर साहब की डेथ हो गई, मतलब हार्ट अटैक की वजह से आपकी फैमिली के अंदर तकलीफें हैं, तो लेके जाओ इस बिजनेस को एक एक उस आदमी के पास जिनको आप बीमारियों से निकालने चाहते हो। क्योंकि मुझे पता है, जब पापा की डेथ हुई थी तो एक एक रुपए के लिए मोहताज हो गए थे। घर का एक आदमी जब हेल्थ की वजह से चला जाता है तो पूरा परिवार बिखर जाता है। क्योंकि मुझे पता है, जब सिस्टर की मैरिज पैसे की वजह से घर गिरवी रखा गया था और बिक गया था, तो हालात क्या हो गए थे। तो मुझे भाई ने सिर्फ एक ही बात की कि लेकर आओ ना ढूंढ के, लेकर आओ ना ढूंढ के। आज बहुत लोग हैं जो तड़प रहे हैं कि उनको मौका मिले। बहुत लोग हैं। उन्होंने बोला आज बहुत लोग हैं जिनके घर बिक रहे हैं बीमारियों की वजह से। उन्होंने बोला बहुत लोग हैं आज की डेट में, बहुत बच्चे ऐसे हैं जो पढ़ लिख के बैठे हैं, नौकरियां नहीं मिल रही, बेरोजगारी की तरफ जा रहे हैं। उन्होंने बोला कि अगर हम आपको ढूंढ के लेके आए, तो हमारा एक ही मकसद है कि हमारा एक एक लीडर जाए घर घर तक। कई बार बोलते हैं ना कि घर घर जाने का काम है, और मैं प्राउड फील करती हूँ कि यस, हम जाते हैं घर घर। हम जाते हैं घर घर, जैसे हमें घर से निकाल के लेके आया गया था ना कामयाबी की तरफ, यस हम जाते हैं घर घर। क्यों जाते हैं? ताकि हम ढूंढ सके उन लोगों को। आज अगर हमें निकाला गया है ना इस तकलीफ से बाहर, तो हम ढूंढ सके उन लोगों को जो हमारी तरह कुछ करना चाहते हैं लाइफ के अंदर। क्योंकि मैंने दीदी से एक बात सुनी थी, और अप्रिशिएशन चाहूंगी मैं उस बात के लिए। दीदी ने बोला कि सबसे बड़ी जो सेवा है वो मानवता की सेवा है। और ये चीज दिल में मतलब लग गई थी कि यस। और मानवता की सेवा पैसे दे के नहीं की जा सकती। मानवता की सेवा की जा सकती है तो रोजगार देके की जा सकती है। मानवता की सेवा की जा सकती है तो अच्छी सेहत देके की जा सकती है। और मैं प्राउड फील करती हूँ आज अपने मिशन के ऊपर कि यस, हम जाते हैं लोगों के घर घर ताकि अच्छी सेवा की जा सके, अच्छा रोजगार दिया जा सके, अच्छी सेहत दी जा सके। और इससे बड़ी मानवता भी नहीं है। यस, एग्री हैं आप सभी मेरे साथ? तो तकलीफें मेरी लाइफ के अंदर भी थी, हालात मेरे भी खराब थे। एक एक पैसे के लिए हम भी मोहताज थे। हमने भी देखा है अपनी माँ को मजदूरी करते हुए, दिहाड़ी करते हुए। और अगर मेरी तरह आपकी भी वही तकलीफें हैं, तो वैदिक से बेस्ट अपॉर्चुनिटी नहीं हो सकती। मैंने सिलाई की है 8 साल लगातार। मैं मरी हूँ दिन रात। मैंने कमाया है पैसा, लेकिन उतना ही जितना सिर्फ गुजारा करने के लायक था। दीदी ने बड़ी अच्छी बात बोली कि आज पेट्रोल के दाम कहाँ बढ़ गए हैं। मैंने बताया कि उस टाइम 10 रुपए किलो आटा था, और आज आटा किस रेट में है हमें पता है। भाई जी की जब एलडीपी अटेंड की, तो भाई जी ने एक प्रेजेंटेशन दी थी एमएस आलूवालिया जी की, फाइनेंस मिनिस्ट्री। उन्होंने बताया कि 1940 में जो खर्चा था वो 10 रुपए का था। आने वाले समय में वो खर्चा, वो प्रेजेंटेशन मैं आज डिस्कस नहीं करूंगी। वो प्रेजेंटेशन जब हम वैदिक गुरुकुल में जाएंगे, तो हमें दीदी के भाई जी के मुंह से वो सुनने का मौका मिलेगा। लेकिन मैं सिर्फ शॉर्ट में इतना बताना चाहती हूँ, उन्होंने बताया कि वो जो खर्चा है 10 रुपए से शुरू हुआ था, और 2020 के अंदर जाके 1 लाख पे पहुंच चुका है। तो जब सर्च किया, पेट्रोल का रेट जब 1947 में इंडिया के अंदर आया था, तो मात्र 27 पैसे था, और आज पेट्रोल 100 को पार कर चुका है। गोल्ड, अगर मैं, मुझे ज्यादा नहीं पता, मुझे इतना पता है कि जब सिस्टर की मैरिज की थी, तो 4,000 रुपए तोला था, और आज वही 60,000 रुपए तोला पहुंच चुका है। अगर हम सोचते हैं ना कि सिर्फ नौकरी करने से हो जाएगा, अगर हम सोचते हैं ना कि आज 20,000 महीना कमा रहे हैं, अगर आज 30,000 महीना कमा रहे हैं, आज 50,000 महीना भी नौकरी से कमा रहे हैं, तो सवाल एक, कब तक? क्योंकि मुझसे पूछा गया था ये सवाल, जब मुझे प्रेजेंटेशन बताई गई थी, तो मैंने भी बोला था कि कमा रही हूँ। तो मुझे भी सवाल किया गया था, कब तक? हड्डियों में जब तक जान है ना, तब तक सूट सिले जाएंगे। जब तक आंखों की रोशनी है ना, तब तक सूट सिले जाएंगे। लेकिन उसके बाद नहीं सिले जाए। तो ये सवाल जब किए गए थे ना, तो दिमाग को समझ आया था। आज हम चलते हैं, हम प्रेजेंटेशन देते हैं और समझा के आते हैं, नहीं, ये सवाल करने जरूरी है। क्योंकि ये वही सवाल है जिन्होंने हमें हिलाया था, जिन्होंने हमारे दिमाग को हिलाया था। तो कब तक? अगर हम जॉब कर रहे हैं तो कब तक? आज अगर हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, तो पढ़ाई का खर्चा,
शादी का खर्चा, सिर्फ एक ही मकसद है कि शादी में हमारा घर बिक गया था, किसी और का ना बिके। मकसद समझिए। और ये मकसद मेरा नहीं था, सॉरी, अगर आप कहें कि ये मेरे अंदर बातें थी, ये मकसद मेरा था, नहीं, ये मकसद मेरा नहीं था। ये मकसद था दीदी का, ये मकसद था भाई जी का। जब हम उनसे जुड़े, जब हमने उनसे सीखा, तो ये सारी चीजें हमारे अंदर आई, और आज उनके मकसद के साथ मकसद जुड़ा है। और एक ही बात आगे की जा रही है। आज अगर मैं अपनी अचीवमेंट की बात करूं, तो मैं डायमंड हूँ सिस्टम से। आज मैं और मेरे हस्बैंड 100% फुल टाइम अगर कुछ करते हैं तो वैदिक को प्रमोट करते हैं। और बहुत सारी मैंने देखी है बहनें, बहुत सारे मैंने भाई देखे हैं जो नहीं कर पाते। ये बात बोलते हैं, अगर बहन मेरी कर रही है तो कहते हैं कि हस्बैंड साथ नहीं दे रहा है ना। हस्बैंड अगर कर रहा है तो कहते हैं कि वाइफ साथ नहीं दे रही है, फैमिली साथ नहीं दे रही है। हमारे स्टूडेंट्स अगर करते हैं तो कहते हैं कई बार माँ बाप नहीं कर रहे। और ये भी होता है कि 60-60 साल के माँ बाप जो रिटायर हो चुके हैं वो कहते हैं कि बच्चे नहीं करने दे रहे। हाँ जी, ऐसा ही यस, होता है। यस। तो ये सब हालात हमारे साथ भी थे। लेकिन मैं आज बड़े प्राउड से बताना चाहती हूँ, मेरे हस्बैंड और मैं, मिस्टर अभिषेक जी, अभी लास्ट मीटिंग उन्होंने मतलब हेल्थ की दीदी ने मौका दिया था, और हेल्थ की मीटिंग आपने सुनी है उनकी। तो जब हमने इकट्ठे एलडीपी अटेंड करना शुरू किया, इकट्ठे हम गुरुकुल से जुड़े, इकट्ठे हम सिस्टम से जुड़े, तो हमारा ये जो खोपड़ा बोलते हैं ना, दिमाग, ये मजबूत हुआ। हमें समझ आया कि एक दूसरे के साथ चल के काम करना क्या होता है, एक दूसरे का साथ देना क्या होता है। मैं हमेशा एक बात बोलती हूँ, और मैंने दीदी से सीखी है कहीं ना कहीं। खासकर मैं मेरी उन बहनों से बात करना चाहूंगी यहाँ पे जो मेरी तरह इसके अंदर काम कर रही हैं। हम हमेशा एक बात कहते हैं कि जो वाइफ होती है वो अर्धांगनी होती है। हाँ जी, अर्धांगनी होती है, और बड़ा हम हक से मांगते हैं कि यस, हमारा बराबर का हक है, हमारा बराबर का हक है। हाँ जी, ऐसा ही कहते हैं हम सभी, मेरी सारी बहनें। हम हमेशा कहते हैं हमारा बराबर का हक है, हम हमें बराबर का दर्जा दिया जाए। मैंने दीदी से सीखी थी ये बात, कि अगर हम हक बराबर का मांगते हैं, अगर हम कहते हैं कि हम अर्धांगनी है, तो फिर घर के खर्चे चलाने में बराबर का हक क्यों नहीं। हाँ जी, फिर अगर फीस भरनी है तो फिर क्यों सोचा जाए कि बेचारा हस्बैंड हमारा जो 10 घंटे 12 घंटे जॉब करके आ रहा है, वहां के प्रेशर को भी झेल रहा है, वही भरे। जब राशन की बात आती है तो क्यों दिमाग में आता है कि हाँ जी वही करे। अगर हम रेंट पे हैं तो क्यों दिमाग कहता है कि नहीं, हस्बैंड ही है, हस्बैंड ही लेकर आएगा। फिर हम कहते हैं कि हस्बैंड हमसे बात भी नहीं करता। हाँ जी, टाइम नहीं देते। टाइम नहीं देते। हाँ जी, ऐसा ही होता है। ये चीज मुझे वैदिक गुरुकुल से सीखने के लिए मिली। मुझे दीदी से, भाई की एजुकेशन ने मुझे ये चीज समझाई कि अगर हम अर्धांगनी है तो हक अगर हमारा बराबर का है तो जिम्मेदारी भी हमारी बराबर की है। यस। कितना अच्छा हो कि अगर राशन का खर्चा हस्बैंड चला रहा है तो बच्चों की फीस का, एजुकेशन का खर्चा हम चला लें। हाँ जी, और ये साबित किया है हमारी बहनों ने, ये साबित किया है हमारी बहुत सारी बहनों ने। अभी जब आगे आगे आप चलेंगे, आज जब आप वैदिक वेल्थ मिशन की जूम मीटिंग्स लेंगे हेल्थ मिशन के साथ साथ, तो आप सुनेंगे उन बहनों को। मैं कुछ भी नहीं हूँ, मेरी अचीवमेंट कुछ भी नहीं है। आप सुनना उन बहनों को जो आज अपने घर के मर्द बन के, भाई जी बड़ी अच्छी बात कहते हैं दीदी सुखविंदर कौर गरेवाल जी के लिए मैं जबरदस्त अप्रिशिएशन चाहूंगी इस बात के लिए। भाई बड़ी अच्छी बात कहते हैं कि मर्द वो नहीं होता जिसकी मूछ होती है, मूछ और दाढ़ी होती है। बिना मूछ वाला भी मर्द बन सकता है। पर मैं अप्रिशिएशन चाहूंगी वैदिक के मिशन के लिए, मैं अप्रिशिएशन चाहूंगी वैदिक गुरुकुल के लिए, क्योंकि उन्होंने भी हम बहनों को बिना मूछ का मर्द बनने का हौसला दिया है, बिना मूछ का मर्द बनने का रास्ता दिया है। तो मैं चाहती हूँ कि आप जितने भी मतलब लेडीज काम कर रही है, मेरी बहनें काम कर रही है, अपने हस्बैंड को लेके आइए, मेरे भाइयों को लेके आइए एलडीपी में। और मेरे भाई जितने भी काम कर रहे हैं वो लेके आइए अपनी बहनों को, मतलब अपनी वाइफ को, मेरी बहनों को अपनी वाइफ को लेके आइए साथ में। रीजन क्या है कि जब फैमिली को विजन क्लियर होगा ना, मकसद पता चलेगा, और पता चलेगा कि हमारा परिवार क्या है, मैं आपको गारंटी दे सकती हूँ। आप किसी अपने घर की रिश्तेदार की शादी में चले जाइए, हमारी बच्चियां होती हैं 18-18 19 19 साल की, हमारा पूरा फोकस लगा रहता है कि किससे बात कर रही हैं, कहाँ है, हमारी नजरों के सामने होनी चाहिए। होता है ऐसे, ऐसे ही सोचते हैं हम चले जाते हैं, हम देखते हैं कि हम किससे बात करें किससे ना बात करें, कोई कैसे देख रहा है। मैं आपको गारंटी दे सकती हूँ, हम अपनी रिश्तेदारी के अंदर, अपने सगे परिवार वालों के अंदर भी उतना सेफ महसूस नहीं करते जितना हम वैदिक गुरुकुल की एलडीपी के अंदर, एजुकेशन सिस्टम के अंदर आगे से सेफ महसूस करते हैं। क्योंकि भाई जी की एजुकेशन ने हमें सर मैडम बोलना नहीं सिखाया, भाई जी की एजुकेशन ने हमें रिश्ते बनाने सिखाए हैं, हमें बहन बनाने सिखाई है, हमें भाई बनाने सिखाए हैं।
तो ये जो एजुकेशन है स्पेशली लेडीज के लिए, हम बाहर कहीं भी जॉब के अंदर, कहीं भी बिजनेस के अंदर, मेरी दुकान थी, मेरा बुटीक था, मैं मार्केट में बैठी थी, एक बार देखना पड़ता था मुझे कि मेरी दुकान के बाहर कौन खड़ा है। अपना काम करते हुए भी सेफ नहीं थे, तो आजकल जॉब की तो आप बात ही छोड़ दीजिए। लेकिन बड़ा प्राउड फील कर रही हूँ मैं, जब से वैदिक गुरुकुल के अंदर हूँ, जब से मैं सिस्टम के अंदर हूँ, मैं ऐसे टेंशन फ्री काम करती हूँ, ऐसे अपने परिवार के बीच में बैठ के काम करती हूँ कि मुझे कोई फिक्र नहीं होती। आज रिस्पेक्ट भी है, आज इज्जत भी है, आज मुझे बहुत सारे रिश्ते मिले हैं। जब पापा की डेथ के बाद रिश्ते छूट गए थे ना, तो हमें लगता था हम अकेले हैं। लेकिन फिर मैं प्राउड फील करती हूँ वैदिक गुरुकुल की एजुकेशन पे। आज लगता नहीं है अकेले, आज ऐसा लगता है कि पूरा कारवां साथ है। आज आज अगर कोई भी तकलीफ आती है ना, तो यकीन मानिए हम रिश्तेदारों को याद नहीं करते। मैं फिर कहना चाहूंगी, मेरा एक ही भाई है, मेरा सगा भाई है, और मैं बड़े दिल से कहना चाहूंगी ये बात, मैं आज उसको बिल्कुल भी याद नहीं करती जब तकलीफ होती है या कुछ भी मुझे काम होता है। आज भी मुझे कोई तकलीफ होती है, आज भी अगर मुझे कोई बात शेयर करनी होती है, तो मैं सिर्फ कॉल लगाती हूँ तो दीदी को लगाती हूँ, भाई जी को लगाती हूँ। क्योंकि मुझे पता है कि अगर मुझे कोई सही गाइडलाइन मिल सकती है, अगर मुझे कोई सही डायरेक्शन मिल सकती है, तो यहाँ से मिल सकती है। यस। तो चलते चले गए, चलते चले गए। सबसे खास चीज, जहाँ बोलना नहीं आता था, वैदिक गुरुकुल की एजुकेशन ने हमें बोलना सिखाया। और सबसे बड़ी बात है, क्या बोलना है ये सिखाया। बोलना बड़ी बात नहीं है, क्या बोलना है ये सिखाया। वैदिक गुरुकुल की एजुकेशन ने हमें प्रेजेंट होना सिखाया, हमें ये हौसला दिया कि यस आप भी सिखा सकते हो। लास्ट मीटिंग जो थी, अगर मैं बात करूं सफायर एंड अवर्ब की, जो दीदी ने अटेंड की थी, दीदी ने, एक बार फिर से विक्ट्री चाहूंगी मैं दीदी के लिए। विक्ट्रीज आप अपने आप खड़े कर दीजिए जब नाम आएगा, क्योंकि इतना कुछ सीखा है ना दीदी से, भाई जी से, कि मतलब अगर मैं विक्ट्री ही मतलब हर बात के लिए करवाना शुरू कर दूंगी, जूम मीटिंग विक्ट्री में खत्म हो जाएगी। मतलब इतना कुछ सीखा है। तो लास्ट मीटिंग जब जूम मीटिंग दीदी ने ली थी, दीदी ने बताया कि मैंने डायरी मेंटेन की, मैंने लिखा हर मीटिंग को। उसके अंदर दीदी का, मैं सिर्फ एक, मैं पूरी मीटिंग नहीं बता सकती, मैं सिर्फ वो एक लाइन जो मुझे स्ट्राइक की, दीदी ने एक ही चीज बोली कि सिस्टम बताया जाता है और हम 10 दिन उस पर काम करते हैं, और वापस से हम क्या हो जाते हैं, अपने वाले दिमाग को चलाना शुरू कर देते हैं। और मैं भी ऐसी थी, और कहीं ना कहीं हम सब ऐसे ही करते हैं। हम चलते हैं सिस्टम पे, हमें बताया जाता है, फिर हम अपना खोपड़ा, अपना दिमाग लगा लेते हैं। तो मुझे बताया दीदी ने कि मैंने जब भाई से ये क्वेश्चन पुट किया कि मैं चलती हूँ उसी सिस्टम के ऊपर और 10 दिन करके मैं अपना दिमाग लगा लेती हूँ, तो भाई जी ने दीदी को बताया था कि दिल और दिमाग में से ना, दिमाग हमेशा गलत डायरेक्शन पे लेके जाता है, हमेशा दिल की सुनो। हाँ जी, हमेशा दिल की सुनो। और मैं बहुत बहुत थैंक्स करती हूँ ये सिस्टम का, मैं बहुत बहुत थैंक्स करती हूँ वैदिक गुरुकुल की एजुकेशन का, कि दीदी का वो 12 साल का, 15 साल का जो तजुर्बा है, कोई फील्ड के अंदर किसी को अपना तजुर्बा नहीं देता। अगर मैं अपनी बात करूं, मैं सिलाई का काम करती थी, अगर मेरे पड़ोस में कोई बुटीक खोलता तो मैं बिल्कुल नहीं बोलती उनको कि हाँ जी बुटीक खोलो, या मैं उनको गाइडलाइन देती। कोई नहीं देता अपना तजुर्बा। लेकिन मैं फिर से अप्रिशिएशन चाहूंगी इस सिस्टम का, हमारी अपलाइन, जिन्होंने 10 साल, 12 साल जितनी एजुकेशन ली है, जितनी एजुकेशन उन्हें भाई जी से मिली है, वो एजुकेशन को हमें पास कर रहे हैं। और हम जितने भी अचीवर हैं, हमें प्रेरित करते हैं कि जो आपको मिला ना, रखो मत अपने पास, आप नीचे पास करते चले जाओ। ऐसा हो सकता है क्या किसी सिस्टम के अंदर?